श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है ग्रहों और भावों के जो वर्ष विशेष होते हैं उनसे किसी जातक की कुंडली के शुभ या अशुभ वर्ष का आकलन करना और उस वर्ष विशेष में कौन सी शुभ और अशुभ घटना जातक के साथ हो सकती है, किस भाव से संबंधित शुभ और किस भाव से संबंधित अशुभ फल जातक के जीवन में प्रकट हो सकते हैं, बिना किसी दशा के बिना किसी गोचर के एक सामान्य रूप से उसका विचार किया जा सकता है। क्योंकि जो पिछली कक्षा में आपको ग्रहों के और भावों के वर्ष बताए थे, उन वर्ष विशेषों में उनसे संबंधित कारकत्व या भाव या आधिपत्य की स्थिति पर, दृष्टि की स्थिति पर भावों के फल प्रभावित होते हैं। इसमें ग्रह और भाव दोनों के यदि सम्मिलित वर्षों का हम उपयोग करते हैं तो परिणाम बड़े अच्छे आते हैं किसी शुभ या अशुभ घटना का निर्धारण करने के लिए कि किस वर्ष में कौन सी घटना शुभ या अशुभ किसी भाव से संबंधित हो सकती है। क्योंकि सेम दशा, एक ही अंतर दशा और एक ही गोचर में शुभ और अशुभ घटनाएं जातक को दोनों देखने को मिल जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उसी दिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसी दिन उनकी माताजी की हत्या हो जाती है। तो एक ही दिन में एक घटना शुभ होती है चतुर्थ भाव से संबंधित, और दसम भाव से संबंधित शुभ घटना होती है, और माता से संबंधित अशुभ घटना उनके जीवन में होती है और एक ही दिन में होती है। तो उस वर्ष में कौन सा भाव अशुभ प्रभावित हो रहा है, कौन सा भाव शुभ रूप से प्रभावित हो रहा है, उसका विचार इन ग्रहों और भावों के जो वर्ष पिछली कक्षा में आपको बताए गए थे उनको आप देख सकते हैं। उनके आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्म सिद्धांत हैं, सरल सिद्धांत हैं, उनका उपयोग करके कि उस भाव के कारक की स्थिति, उस भाव के भावेश की स्थिति और उस भाव के पद की स्थिति कैसी अवस्था में आ रही है उस वर्ष विशेष में, और उसमें जो भाव प्रकट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है उन वर्षों में, और जो ग्रह प्रकट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, वह किस स्थिति में उनको प्रभावित कर रहा है, इसका विचार करते हुए हम सामान्य रूप से शुभ और अशुभ घटनाओं का आकलन कर सकते हैं। तो आगे एक जन्म कुंडली पर उदाहरण के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा, और उसको यदि आप या कोई भी ज्योतिष बंधु सुदर्शन चक्र पद्धति से अप्लाई करता है, सुदर्शन दशा अंतरदशा का उपयोग करके अप्लाई करता है, तो उसके परिणाम और भी अच्छे निकल कर आते हैं। तो विचार करते हैं जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ। उदाहरण के लिए आपके सामने भारत की प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली प्रस्तुत है। कर्क लग्न की कुंडली है। ग्रह सामान्य रूप से आपके सामने लिखे हुए हैं। तो 47वें वर्ष में उनके साथ दो घटनाएं होती हैं। 1964 में जब उनके जीवन का 47वां वर्ष चल रहा था तो उनके पिता का निधन हो जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, और उनको एक राजयोग प्राप्त होता है। उसी वर्ष विशेष में वह राज्यसभा की सदस्य चुनी जाती हैं, और फिर बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार इनको प्रदान किया जाता है। एक ही वर्ष में राजयोग प्राप्त होता है, उसी वर्ष में पिता की हानि होती है। पिता के कारक भी सूर्य होते हैं और दसम भाव में राज्य के कारक भी सूर्य होते हैं, और उस वर्ष 47वें वर्ष में वह मंगल का वर्ष था। क्योंकि मंगल के वर्ष आपको पहले बताए जा चुके हैं कि 41 से 55 वर्ष तक मंगल का आधिपत्य होता है, और पंचम भाव के जो वर्ष होते हैं वो 46 वर्ष से 51 वर्ष तक होते हैं। तो 47वें वर्ष में जब ये दोनों घटनाएं उनके साथ होती हैं तो ग्रहों में कालखंड मंगल का था और भावों में कालखंड पंचम भाव का था, जिसका स्वामी स्वयं मंगल उस पंचम भाव से दसम भाव में था, और जन्म पत्रिका में दसम भाव का स्वामी था। तो स्पष्ट है कि दसम भाव से संबंधित कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति इस वर्ष में या इस कालखंड में हो सकती है, लेकिन कौन से वर्ष में होगी। तो उसके लिए जब हम 47वें वर्ष पर विचार करते हैं, क्योंकि 46वां वर्ष दसम भाव में था, वहाँ भी वह प्राप्ति हो सकती थी,
लेकिन पंचम भाव वहाँ से अष्टम भाव में था, इसलिए वो बाधक था। लेकिन 47वां वर्ष आता है तो वहाँ से पंचम भाव भी और मंगल भी दोनों केंद्र में आ जाते हैं। मंगल दशमेश है, पंचम भाव पर दृष्टि डालता है, और इस तरह से वह राजयोग यहाँ प्रकट होता है। क्योंकि यहाँ पर हम वृक्ष को लगन बना दें, जो वर्ष चल रहा है 47वां वर्ष, वो वृक्ष राशि में चलता है, 11वें भाव में चलता है, प्राप्ति के भाव में चलता है। 11वां भाव वैसे प्राप्ति का है, और वहाँ पर दसम पद जो इनका धनु राशि में बनता है, उसका स्वामी स्वयं गुरु वहाँ पर बलवान होकर वक्री होकर बैठा है, अपनी राशि स्वामी से स्थान परिवर्तन करके बैठा है। और वृक्ष को हम यदि लगन बनाते हैं तो पंचम भाव में जो वृक्ष लगन से सप्तम भाव बनता है, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, सप्तम भाव में जो सिंहासन का भाव होता है वहाँ पर बुधादित्य योग बनता है, और वह पंचम भाव है जो उस समय सक्रिय हो रहा है। इसके अलावा वृष राशि के लिए नवमेश और दशमेश बनते हैं शनि, जो योग कारक होते हैं वृष लगन के लिए, वृष राशि के लिए। वह सप्तमेश होकर, जन्म पत्रिका के सप्तमेश होकर लगन में बैठकर लगने से स्थान परिवर्तन करके दसम भाव को अपनी दृष्टि के द्वारा सक्रिय करते हैं, और इस प्रकार से उस वर्ष विशेष में इन्हें अपने राजयोग की प्राप्ति होती है। लेकिन उसी वर्ष में पिता के निधन का कारण हम जानना चाहते हैं इस विषय से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नवम पद कर्क राशि में है, जहाँ पर स्वयं मृत्यु कारक अष्टम भाव का स्वामी शनि विराजमान है, और अपनी राशि स्वामी से स्थान परिवर्तन करके बैठा है। इसके अलावा नवम से नवम में स्वयं कारक बैठा है, वह भी अच्छी स्थिति नहीं है, और वह पंचम भाव इस वर्ष विशेष में सक्रिय हो रहा है। जब हम कारक से नवम भाव को देखते हैं, पिता के कारक सूर्य से नवम भाव को देखते हैं, तो नवम भाव की स्थिति बहुत बलवान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अकारक ग्रह शनि विराजमान है। लेकिन यदि हम कारक से दसम भाव को देखते हैं तो वहाँ पर स्वयं दशमेश मंगल, जिसका वह वर्ष खंड चल रहा है, और पंचम भाव का स्वामी स्वयं मंगल है, वह यहाँ पर सक्रिय होता है। तो दसम भाव के लिए यह कालखंड अच्छा होता है, लेकिन नवम भाव के लिए यही कालखंड या यह वर्ष एक कमजोर वर्ष होता है। तो इसलिए यहाँ देखें कि जो पद बनता है नवम भाव का, वह भी कर्क राशि में बनता है, और वहाँ पर भी अष्टमेश विराजमान है। इसलिए नवम भाव से संबंधित अशुभ फलों की संभावना यहाँ दिखाई देती है मंगल के वर्ष में और पंचम भाव के वर्षों में। लेकिन दसम भाव यहाँ विशेष रूप से अच्छी स्थिति में राजयोग प्राप्त कराने के लिए तत्पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें कारक, भावेश और उस वर्ष विशेष की लग्न का विचार करना चाहिए। उसमें कैसी स्थिति में किसका पद आ रहा है, उस पर दृष्टि या अशुभ प्रभाव किसका पड़ रहा है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं वृष राशि के, हम लग्न बनाते हैं तो वहाँ से हम नवम भाव को विचार करते हैं, तो नवम भाव का स्वामी स्वयं शनि होता है, जो चंद्रमा के साथ परिवर्तन करके बैठा है। लेकिन नवम पद में विराजमान होना, अष्टमेश का विराजमान होना या उस नवमेश का विराजमान होना, वह अच्छी स्थिति प्रकट नहीं करता है, जबकि वह शत्रु राशि का या अकारक ग्रह वहाँ पर बनता है। यदि वहाँ दृष्टि होती तो एक अच्छा प्रभाव हो सकता था, लेकिन स्थिति वहाँ पर अच्छे लक्षण प्रदान नहीं करती है। तो ऐसे कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके आधार पर हम बड़ी सरलता से किसी भाव के शुभ और अशुभ फल का विचार किसी वर्ष विशेष में कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वर्ष में उन्हें राजयोग भी प्राप्त होता है और उसी वर्ष में उनके पिता का निधन भी होता है। और जो लगन बन रही है वहाँ से यदि चतुर्थेश पंचमेश का योग या नवमेश दशमेश का योग यानी केंद्र त्रिकोण का योग बनता हो, तो उस वर्ष विशेष में राजयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यदि उस वर्ष विशेष में उस वर्ष का स्वामी और उस भाव के स्वामी के वर्ष अच्छे चल रहे हों, शुभ ग्रह के वर्ष चल रहे हों, शुभ भाव के वर्ष चल रहे हों। तो यहाँ पर आप देखिए कि दसम भाव और पंचम भाव एक साथ सक्रिय होते हैं, दशमेश और पंचम भाव।
अब यहाँ पर हम ये भी विचार कर सकते हैं कि मंगल यहाँ पर उस 47वें वर्ष से 12वें भाव का स्वामी है। नवम भाव के लिए वह मारक भाव का स्वामी बनता है और पंचम भाव में जो बुध विराजमान है वह भी नवमेश गुरु से मारक भाव का स्वामी होकर मारक भाव में ही विराजमान होता है। तो इसलिए पिता के लिए यह मारक भाव स्वाभाविक रूप से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है। तो कुछ सामान्य सूत्रों के आधार पर आप इसका विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।